Hi, my dear student. Hello, my dear student. Welcome to all in my YouTube channel Score of SST. Today we are going to discuss important MCQ with explanation. The lesson name is a Forest Society and Colonialism. So let us go on the question. क्वेश्चन पर चलते हम लोग और देखते हैं. फर्स्ट question is here. Already part 1 we have discussed. Today we are going to discuss part 2. So question number we will start from 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following was true under colonial rule. मीन्स क्वेश्चन इज सेइंग कि कॉलोनियल रूल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है. ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से कॉलोनियल रूल के तहत कौन सा ऑप्शन सही है. तो पहला चीज़ ये कह रहा है, ऑप्शन ए देखते हैं. कह रहा है कि फॉरेस्ट पीपल ट्रेंड कस्टमरी राइट ऑफ हंट. कहने का मतलब ये है कि जो वन्य लोगों ने शिकार का प्रथागत अधिकार को बरकरार रखा. दूसरा है कि स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज, यानी शिकार का पैमाना घटा. और सी जो है स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज, यानी शिकार का पैमाना बढ़ा. और ऑप्शन 4 जो है किलिंग ऑफ लार्ज एनिमल वाज डिस्करेज्ड, यानी बड़ों जानवरों की हत्या को हतोत्साहित किया गया था. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर कॉलोनियल रूल के तहत इसमें से कौन सा सत्य बात लिखा हुआ है. तो इसमें सत्य बात जो है सी है, स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज किया गया था. इंक्रीज हुआ था कब? कॉलोनियल रूल के समय. यानी स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज क्यों किया गया था? बिकॉज वाइल्ड एनिमल बिकम अ गेम बन गया था और सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट का साधन बन गया था. किसके लिए? फॉर द किंग्स एंड नोबेल्स के लिए. सो स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेनेक्ट दैट वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिनेक्ट. यानी ये बहुत बड़ा उस समय का मुद्दा बन गया था. इसमें क्या कर रहा था कि हंटिंग करवाता था गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए करवाता था कि इसमें वही लोग इन्वॉल्व होते थे जो राजा से रिलेटेड होते थे, जो किंग से रिलेटेड होते थे, जो नोबेल्स होते थे. यहाँ तक कि अवार्ड भी उनको दिया जाता था. तो सत्यवाद ये है इसमें कि स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज किया. सेकेंड क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा बिलोंग टू. चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हाँ कंजर एंड छोटनागपुर. कह रहा है कि बिरसा मुंडा कहाँ से बिलोंग करते थे. तो आंसर विल भी छोटनागपुर. छोटनागपुर से बिलोंग करते थे. लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान जाएं कि बिरसा मुंडा इज रिलेटेड टू झारखंड, छोटनागपुर. ही वाज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर थे एंड ही बिलोंग्स टू द मुंडा ट्राइब ऑफ झारखंड. And he was born 15th November 1875 in उलिहातू इन अ डिस्ट्रिक्ट खूंटी, झारखंड, छोटनागपुर. यानी इनका जन्म जो था 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव में हुआ था, जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो झारखंड राज्य में पड़ता है. और इसको छोटनागपुर के भी नाम से जाना जाता है, झारखंड वाले एरिया को. तो जो बिरसा मुंडा थे वो छोटनागपुर से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. कह रहा है कि हु एमंग द फ्लोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिबेल फॉरेस्टर इन आंध्र प्रदेश. कह रहा है कि जो आंध्र प्रदेश में रिबेल फॉरेस्टर के रूप में निम्नलिखित में से कौन से आंध्र प्रदेश में विद्रोही वनपाल के नेता थे, यानी फॉरेस्ट्री रिबेल के रूप में काम किए थे. तो हम जान रहे हैं कि बिरसा मुंडा तो झारखंड से थे, सिद्धू कान्हू भी उधर से ही झारखंड से ही थे और कान्हू भी वहीं से थे. तो एलोरी सीताराम राजू जो थे, ये एलोरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था. और आज उन्हें आज भी लोकगीत और कहानियों में याद किया जाता है. यानी इसको हम कह सकते हैं कि अनसीन फ्रीडम फाइटर के रूप में भी जाना जाता है. यानी एलोरी सीताराम राजू जो हैं आंध्र प्रदेश में क्या किए थे कि रिबेल को बढ़ाने का काम किए थे एज ए लीडर के रूप में होकर.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर पीपल बिलीव ईच विलेज वाज गिवन लैंड बाय। कह रहा है कि बस्तर के लोगों का मानना है कि प्रत्येक गांव को जमीन दी गई थी। किसके द्वारा जमीन दी गई थी भाई? तो इनका कहना था कि ब्रिटिश के द्वारा जमीन दी गई थी। जी नहीं, गौन के द्वारा नहीं, चीफ के द्वारा नहीं। इनका कहना है कि बस्तर के पीपल का लोगों को विश्वास था कि बस्तर के लोगों का मानना है कि पृथ्वी ने, अर्थ ने प्रत्येक गांवों को उसकी ज़मीन दी है, यानी पृथ्वी के द्वारा दी हुई प्रत्येक गांव है और उसके बदले में वो पृथ्वी की देखभाल करते हैं और बदले में वो प्रत्येक यानी एग्रीकल्चरल फेस्टिवल में कुछ भेंट को गिफ्ट उपहार देकर पृथ्वी की आत्माओं के प्रति सम्मान दिखाते हैं। चूँकि प्रत्येक गांव जानता है कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं, यानी स्थानीय लोगों उस सीमा के भीतर सभी प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल करते हैं। तो मेरा कहना है कि बस्तर पीपल को बिलीव था कि जो दो गांव दिया गया है और जो गांव में जो ज़मीन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? अर्थ के द्वारा दिया गया है, नेचर के द्वारा दिया गया है, किसी आदमी के द्वारा नहीं दिया गया है। और उसके उपलक्ष्य में आदिवासी जो थे बस्तर के, वो फेस्टिवल मनाते थे, कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल मनाते थे। किसको रिगार्ड करने के लिए? अर्थ को रिगार्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कह रहा है कि फी पेड बाय द पीपल फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। इसमें कह रहा है कि एक गांव से दूसरे गांव के लोगों द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क को क्या कहा जाता है, यानी किस तरह का फी पेड करना पड़ता था लोगों को। तो कह रहा है कि यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में कुछ लकड़ी लेना चाहते थे तो वे बदले में देवसारी दंड नामक एक छोटा सा शुल्क देते थे। तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? देवसारी, यानी आंसर विल बी देवसारी। यानी व्हेन पीपल one village to another village to take something, means wood from the forest, they will have to pay the देवसारी देना पड़ता था। देवसारी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता था, देवसारी भी बोला जाता था, दंड भी बोला जाता था। एक छोटा सा शुल्क था जो दूसरे गांवों में जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां लेते थे तो उसके बदले में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हु एमंग द फ्लोइंग लेड द फॉरेस्ट रिवोल्ट इन बस्तर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बस्तर के जो वन थे, फॉरेस्ट थे, विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी बस्तर के जंगल में किसने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया, लीड किया। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर होगा गुंडाधुर। गुंडाधुर जो था उसी ने क्या किया कि बस्तर के विद्रोह को आगे बढ़ाया, यानी बस्तर के विद्रोह की भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। यानी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा, लीड किसके द्वारा किया गया? तो गुंडाधुर नामक एक आदिवासी नेता ने किया था। यह 1910 में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था, यानी ट्राइबल रिवोल्ट था। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज़ों ने झूम एग्रीकल्चर बंद कर दी थी, यानी झूमिंग कल्टीवेशन जो होता था वो अंग्रेज़ों ने बस्तर वाले इलाके में बंद कर दी थी, जिससे बस्तर के लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था, प्रभावित किया था, तथा उन्हें जानवरों को जंगल में चराने से, ग्रेजिंग करने से भी मना कर दिया गया था। इसलिए बस्तर में ट्राइबल पीपल ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और बस्तर है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? तो नियर अबाउट द 1910 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जावा इज फेमस। जावा क्यों फेमस है? तो ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग जान रहे हैं कि जावा कहाँ है। तो जावा इंडोनेशिया के अंदर है, यानी कह सकते हैं कि जावा इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर द राइस प्रोडक्शन। ये राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी जावा जो है, जावा हैज़ बीन द फेमस फॉर द सप्लाईज एंड राइस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये है। और हम जानते हैं, वी नो दैट इंडोनेशिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। ये दोनों है, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है राइस का,
और सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है राइस का। कौन? इन द वर्ल्ड में कौन? इंडोनेशिया। मीन्स जावा इज अ फेमस फॉर द बम्पर राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जावा इज फेमस फॉर द राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज अ कह रहा है कि हु वेयर द कॉलोनियल पावर इन द इंडोनेशिया जावा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया है जावा में, कॉलोनियल पावर किसका था? सबसे पहले वहाँ पर इंडोनेशिया में जो जावा वाला इलाका था उसमें किसका पावर था? कॉलोनियल पावर किसका था? ब्रिटिश का था, डच का था, फ्रेंच का था, पुर्तगीज का था। तो ऑलरेडी वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो कॉलोनियल पावर था इंडोनेशिया जावा में वो डच का था। यानी द डच वेयर द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया एंड दे कम इन द 1600 एडी। ये 1600 ईस्वी में आए थे। एंड फाइनली ही गेन्ड कंट्रोल ओवर द इंडोनेशिया इन 1796। ये 1600 में आए थे, लेकिन 1796 में पूरे इंडोनेशिया पर डच का कंट्रोल हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी नो 28 इज आंसर विल बी Dutch. Next question, we are going to 29. करा कि who among the following was a community of skilled forest cutter and shifting cultivator of Java। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन जावा के कुशल, कुशल का मतलब होता है स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर का समुदाय था। यानी जावा में कौन से स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के कम्युनिटी के रूप में जाना जाता था? वो कौन सा कम्युनिटी था जो स्किल्ड फॉरेस्ट कटर के भी रूप में काम जाना जाता था और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के भी रूप में जाना जाता था? तो हम जान रहे हैं, ऑलरेडी वी नो दैट, कलंक्स। कलंक्स जो थे ये बहुत मतलब एक्सपर्ट स्किल्ड फॉरेस्ट कटर थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे। ये कहाँ के थे? तो इंडोनेशिया जावा में, जावा के जंगलों में पाए जाते थे ये। यानी कह सकते हैं कि द कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड कल्टीवेटर इज जावा वेयर द कलंक्स। और एक यहाँ एक ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हलबास के नाम दिया हुआ है, हलबा भी बोलते हैं। ये हलबा ट्राइबल कम्युनिटी ही है और ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो हम लोग को ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कि जावा में जो एक्सपर्ट फॉरेस्ट कटर थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो किस कम्युनिटी से आते थे? तो कलंक से आते थे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ब्लैंडोंग डाइंस्टीन सिस्टम इज जावा वाज फॉलोड बाई। कह रहा है कि ब्लैंडोंग डाइंस्टीन सिस्टम जो है जावा में, ठीक है, कब ये किया गया, फॉलोड किया गया? तो कह रहा है कि इस सिस्टम के तहत अगर बात करें तो आंसर विल बी डच। डच के द्वारा एक ब्लॉन्डाइन डाइंस्टीन सिस्टम लाया गया था। और कह रहा है कि इस सिस्टम के तहत डच जो है फर्स्ट इम्पोज रेंट किए थे, रेंट इम्पोज किए थे किस पर? तो जावा के जो लोग रहते थे, जावा में जो लोग रहते थे, आदिवासी जो रहते थे, उस पर रेंट लगाए थे। इम्पोज रेंट ऑन लैंड बीइंग द कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट देन एग्जाम्ड द सम विलेजेस फ्रॉम द पेइंग दिस रेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोज हु वांट टू कल्टिवेशन एंड क्रॉप्स इन द फॉरेस्ट एरिया दे विल हैव टू पे द टैक्स एज ए रेंट देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? तो डच पीपल को देना पड़ता था, डच कॉलोनियल रूल को देना पड़ता था। और कह रहा है कि ये डच के द्वारा लाया गया था और उसी सिस्टम को जब कोई आदमी जंगल में कल्टीवेशन करना चाहता था, खेती करना चाहता था, तो उसके बदले में अगर उनको रेंट देना पड़ता था और नहीं दे पाता था तो ये भी सिस्टम था कि अगर आप रेंट देने में सक्षम नहीं हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, ठीक है।
काम करना पड़ेगा लेबर के रूप में, फ्री लेबर के रूप में काम करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करते हैं तो अपना बुफेलोज क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और उससे क्या करता था, जो डच था उसको ट्रांसपोर्टिंग करके, टिम्बर को ट्रांसपोर्टिंग करने में यूज करता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लैन डोंग डायनेस्टी सिस्टम जो था जावा में, वो डच के द्वारा इम्पोज किया गया था। दोज हु वांट टू कल्टिवेटेड इन अ फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेशन करना चाहते थे जो लोग, और वो रेंट देने में सक्षम नहीं थे, तो सिस्टम रखा था कि आप अगर रेंट नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, एज ए लेबर के रूप में काम कीजिए और अपने बुफेलोज को, जो टिम्बर कट कर किया जा रहा था, जो प्लांट कट किया जा रहा था, ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं एज ए वर्कर के रूप में, और बुफेलोज को भी यूज कर सकते हैं कैरी करने के लिए। यानी दिस सिस्टम वाज नोन एज द ब्लैंडोंग डायनेस्टी सिस्टम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ मेथड एडॉप्टेड बाय द सेमिनिस्ट। सेमिनिस्ट कौन थे, तो हम जान रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सेमिनिस्ट द्वारा अपनाई गई विधि नहीं थी। उसने क्या नहीं अपनाया था, तो पहले ये जान जाए हम लोग। कहने का मतलब ये है कि जो सामिन था, सामिन इंडोनेशिया में ही था। सामिन का कहना था कि किसी डच या किसी रूलर के द्वारा दी गई हुई पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी गॉड गिफ्टेड है, और पृथ्वी ने ही, अर्थ ने ही हम लोगों को गांव और लैंड दिया है। तो ये क्या करता था कि इसमें हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा एडॉप्ट नहीं किया गया। तो हम लोग फ्लॉगिंग द डच का मतलब ये है यहाँ पर कि बोल सकते हैं कि फ्लॉगिंग द डच वाज नॉट अ मेथड एडॉप्टेड बाय द सामिनिस्ट अकॉर्डिंग टू सामिनिस्ट फॉर द पीपल। कह रहा है कि ज़मीन पर लेट गया। सामिन कहता था कि ज़मीन मेरा है, हम किसी को रेंट नहीं देंगे। रेंट के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाया था, श्रम करने से माना करना। और एट द प्रेजेंट टाइम अंडर द वर्क प्लेस सेफ्टी, ये कह सकते हैं कि सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, workers have to right to refuse works that, and she is a refusing to pay tax with fine। मेरा कहना ये है कि जो सामिस्ट का मेथड था, उस मेथड के अनुसार ये चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं था। तो ये ज़मीन कोई लेना चाहता था तो ये ज़मीन पर लेट जाता था। रिफ्यूज़ कर दिया कि टैक्स हम पे नहीं करेंगे, फाइन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अर्थ नेचुरल है और अर्थ ने ही हमको लैंड प्रोवाइड किया है। उसके बाद कहा कि रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म लेबर, बोला कि हम लेबर के रूप में किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, धरती मेरी है और मेरी रहेगी, इसलिए हम लोग किसी को रेंट नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये जो तीन था, ये तीन सामिन के द्वारा कही गई बात थी, और इसमें बोल रहा है कि सामिन के द्वारा जो एडॉप्ट नहीं किया गया था, ये चारों में से कौन सा होगा, तो डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट 32 कह रहा है कि द स्कॉच, ये जो है क्वेश्चन है कि स्कोस्ट, ठीक है, द स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी वाज फॉलोड बाई। कह रहा है कि द स्कोस्ट अर्थ पॉलिसी वाज। अब सबसे पहले स्कोस्ट अर्थ का मतलब क्या होती है, तो कहने का मतलब है कि झुलसी हुई पृथ्वी नीति का पालन किया गया था, जिसके द्वारा, किसके द्वारा पालन किया गया था, ये झुलसी हुई पृथ्वी नीति। तो कह रहा है कि स्कॉट अर्थ पॉलिसी वाज द मिलिट्री स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय द डच के द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया था। कहाँ किया गया था, इन जावा में किया गया था, ठीक है, जावा में किया गया था। एंड कब किया गया था, तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया गया था। डच ट्रूप्स डिस्ट्रॉयड एंड फायर्ड, ठीक है, ज्वानिस रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉयड कर दिए थे, एंड ताकि जापानियों के हाथों में न पड़े, जिन्होंने इंडोनेशिया को कभी कॉलोनियल नहीं बनाए, इसीलिए डच इन द जावा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू 33, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाउ अ डेवलपमेंट इन अ फॉरेस्ट्री।
कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ न्यू डेवलपमेंट इन अ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में नया डेवलपमेंट क्या देखने को मिला? तो हम जान रहे हैं कि नया डेवलपमेंट देखने को मिला था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का। तो अब ये जानना जरूरी है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इज द न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स कंपोनेंट ऑन द साइंटिफिक लाइंस। यानी कहने का मतलब है कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन इन विच कट डाउन द natural forest with different types of the trees and replace them with one kind of the trees planted in a row, which are called the plantation. So answer will be scientific forestry. न्यू डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री का एक मेथड है जिसमें एक ही कैटेगरी के प्लांट को रो में लगाया जाता है। जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है उसी एरिया में नए प्लांटेशन को लगाया जाना ही एक रो में सेम क्वालिटी का एक ही तरह के प्लांट को हम लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम से जानते हैं। और ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के मेथड किसने दिया? तो ये डाइटरीज ब्रैंडिस ने दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लाने के लिए कहा था। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, लाइक भी करें कि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इसी तरह से आपको कोऑपरेट करते रहूं और नया नया चीज़ लेकर आपके सामने आऊं और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर एक्सप्लेन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।